वेलकम बच्चों, सभी का स्वागत है। अगला चैप्टर लेकर हम आ गए हैं। देखो, पहले वाले यूनिट के हमने तीनों चैप्टर खत्म कर लिए, ठीक है। अब ये वाला जो यूनिट है, पहला वाला यूनिट मैंने आपको बताया था 12 नंबर का है बेटा, उसे ध्यान से पढ़ना है। अब ये वाला यूनिट जो आपका है, ये है 20 नंबर का, राइट। इसमें 4 चैप्टर हमारे हैं। इसमें पहला चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। बहुत छोटा चैप्टर है, आराम से समझना है क्या है। बहुत आसान है बेटा, आराम से निकल जाएगा, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, नकली चैप्टर। ऐसा चैप्टर है ये, ठीक है। देखिए, इसमें से ज्यादा मार्क्स का आता भी नहीं, शायद 2-4 मार्क का आ जाएगा, 3-4 नंबर का आ जाएगा। लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। पहले तो ये समझो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है भैया जी। अब देखो, ह्यूमन कैपिटल क्या है। जैसे मान लो कि हमारे पड़ोस में एक रामलाल जी रहते हैं। अब रामलाल जी क्या है, उनके पास ना कोई स्किल है, ना वो एजुकेटेड है, ना उनकी हेल्थ अच्छी है। क्या ऐसे पर्सन को ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ऐसा बंदा ह्यूमन कैपिटल नहीं है। तो फिर भाई सर क्या है ह्यूमन कैपिटल हमारा? अब इसको समझो। एक पर्सन है जिसके पास स्किल आ गई, राइट। एक ऐसा पर्सन है जिसके पास कुछ काम करने की स्किल आ गई। सपोज करो कि वो बहुत अच्छा ना बाइक को बना, खराब बाइक को ठीक कर देता है, राइट। तो उसके पास स्किल आ गई, या उसके पास कोई नॉलेज आ गई, राइट। नॉलेज कैसे होती है? पढ़ाने की नॉलेज, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे? ह्यूमन कैपिटल। मतलब मैं भी ह्यूमन कैपिटल हूँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट। समझ में आ रहा है? अच्छा। यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास स्किल है, नॉलेज है, और उसका कुछ कंट्रीब्यूशन है देश के लिए। जैसे सपोज करो कि मैं, कोई भी पर्सन है, जैसे एक लॉयर है, ठीक है बेटा, उसके पास लॉ की नॉलेज है। वो लोगों का केस लड़ रहा है, राइट। तो लोगों का केस लड़ रहा है तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, टाइप से, राइट। समझ में आ रहा है? यानी कि ह्यूमन कैपिटल समझ में आ गया होता क्या है, राइट। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, दूसरा टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है बेटा। ये देखो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है ह्यूमन कैपिटल में होने वाला इंक्रीमेंट। सिंपल सी बात है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ह्यूमन कैपिटल, जो लोग स्किल्ड लोग थे और नॉलेज वाले लोग थे, वो 1 लाख थे, सपोज करो, 1 साल के अंदर। अगले साल वो ना 1.5 लाख हो गए। तो इसका मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेट हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। ये ह्यूमन कैपिटल कैसे बढ़ता है, राइट, कितना अच्छा होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेट कैसे होता है, ये डिपेंड होता है कुछ चीजों पर, जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। यानी एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेट, मतलब ज्यादा फॉर्मेशन कैसे होगा और अच्छी ह्यूमन कैपिटल कैसे होगी, वो किस बात पे डिपेंड है, कौन से ऐसे फैक्टर है बेटा जिनसे ह्यूमन कैपिटल अच्छी होती है। अब उन फैक्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं वन बाय वन। पहला फैक्टर देख लो हमारा, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, सबसे पहला, ठीक है। देखो, मैं एक बार डेफिनेशन में पढ़ता हूँ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मींस हाउ पीपल बिकम रिसोर्स बाय इंपार्टिंग नॉलेज एंड स्किल दैट कन्वर्ट्स अ ह्यूमन बीइंग इनटू ह्यूमन कैपिटल। आपके पास नॉलेज आ जाए, आपके पास स्किल आ जाए, तो आप कन्वर्ट हो जाओगे एक ह्यूमन बीइंग से क्या, ह्यूमन कैपिटल में, ठीक है। यानी मिस्टर रामलाल क्या बन जाएंगे? ह्यूमन कैपिटल बन जाएंगे, ठीक है, अगर उनके पास नॉलेज आ गई और स्किल आ गई तो। अदरवाइज वो नहीं है, ठीक। अगला देखिए। अब ये किस पे डिपेंड करता है, अच्छी ह्यूमन कैपिटल किस पे डिपेंड करेगी बेटा? अगर आप खर्चा कर रहे हैं किस पे, पेपर में आ जाएगा, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग और व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग गुड ह्यूमन कैपिटल। सही है। तो वो फैक्टर आप कौन से लिखेंगे जो गुड ह्यूमन कैपिटल के लिए जिम्मेदार है, या फिर वो इन्फ्लुएंस करते हैं अच्छा और बुरा ह्यूमन कैपिटल होने का? तो पहला क्या है? अब इस पे देखा जाता है आप कितना खर्चा करते हैं, कुछ फैक्टर्स के मैं नाम लूंगा उसके ऊपर। सबसे पहला हेल्थ एंड एजुकेशन पे। हेल्थ एंड एजुकेशन पे अगर ज्यादा पैसा खर्च होगा, अच्छा पैसा खर्च होगा, मतलब जो एडिक्वेट हो, यानी कि जो जरूरी हो उतना पैसा अगर आप खर्च कर रहे हैं तो ह्यूमन कैपिटल अच्छी होगी। और अगर आप पैसा खर्च ही नहीं कर रहे तो ह्यूमन कैपिटल बेकार होगी, राइट। ये पैसा खर्च कौन करता है सर, अगर आप ये मेरे से पूछे, तो भाई ये इंडिविजुअल भी करता है, सरकार भी करती है, और ऑर्गेनाइजेशन भी करती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन भी अपने एम्प्लॉय को पढ़ाती लिखाती है, सरकार भी बच्चों को, स्कूल, देश के लोगों को पढ़ाने लिखाने में योगदान देती है, और हम खुद भी पढ़ाई पे अपना खर्चा करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हेल्थ का हो गया, पढ़ाई का तो समझ में आ गया। पढ़ाई के लिए सरकार क्या क्या कर रही है भाई? बहुत सारे कंट्रीब्यूशन। हमारी तो नई एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है, आपको पता है, एनईपी 2020, सही है, जिसमें नया स्ट्रक्चर आया है एजुकेशन का, राइट। वो अभी हम देखेंगे क्या है। सबसे पहले ये समझिए, पहले हेल्थ वाले टॉपिक को समझ लीजिए कि हेल्थ पे खर्चा करने से कैसे अच्छी कैपिटल होगी। आपको पता है, अगर एक हेल्दी इंसान होगा तो ह्यूमन कैपिटल जो बनेगा वो अच्छा बनेगा। भाई पता लगे कि एक बंदा काम करने गया, वहां वो खांसता ही जा रहा है केजरीवाल की तरह, आप देखते हो, वो हमेशा खांसते रहते हैं केजरीवाल जी, अब तो चले गए खैर। लेकिन एक अच्छा, अगर आपको ह्यूमन कैपिटल बनना है, कहीं आप नौकरी करने गए तो आप हेल्दी होने चाहिए, वहां नहीं कि बीमारों की तरह बैठे हुए, तो आपको भैया आपका एम्प्लॉयर निकाल देगा बाहर। आप अच्छे ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाओगे। तो अच्छे ह्यूमन कैपिटल बनने के लिए आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। और आपकी हेल्थ कैसे अच्छी होगी, तो उसके लिए क्या लिखा है, अमाउंट स्पेंट ऑन, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की चीजों पर आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, तब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। सबसे पहला है प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या होती है? बीमारी होने से पहले ही उसका इलाज ढूंढ लो। जैसे बचपन में पोलियो के टीके आपको लग जाते हैं, ताकि वो पोलियो आपको हो ही ना, राइट। समझ में आ गया। दूसरा है क्यूरेटिव मेडिसिन। चलो जी, बीमार हो गए तो क्या करें? किसी भी प्रकार के आपका जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो क्या करें? ऐसे ही पड़े रहे? नहीं जी। उसके लिए आप खर्चा कर सको किस पे? ड्यूरिंग इलनेस आप मेडिकल पे खर्चा कर सको, डॉक्टर से दवाई ले सको, एक एक प्रकार का आप एक्सपेंडिचर करने के लिए अगर रेडी हैं, तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी और एक आप अच्छे ह्यूमन कैपिटल बन जाओगे। समझ में आ रहा है?
ठीक है बेटा। तीसरा क्या हो गया, सोशल मेडिसिन, ये भी बहुत जरूरी होती है बेटा। समाज में लोगों की सपोर्ट बहुत जरूरी है, सही है। कोई पर्सन सपोज करो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो पैर से चल नहीं पा रहा है, तो समाज के लोग कहते हैं ना, कर अरे अरे टेंशन मत लो यार, ठीक हो जाओगे। ये सपोर्ट देनी पड़ती है उसको, इमोशनली एक टच की जरूरत होती है, जिससे कि अगर हम उसके पास बैठेंगे उससे बातें करेंगे तो सामने वाला इंसान क्या करेगा, अच्छा फील करेगा। राइट राइट, समझ में आ रहा है ना, कि मतलब हमें इस प्रकार की चीजों पे चाहिए होता है, समाज के साथ भी हमें एक रिलेशन बना के रखना चाहिए पड़ता है। सही है। इसका एक एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल था कि आपने देखा होगा कि कोविड के समय यही हुआ था। तो ये तीनों प्रकार की मेडिसिन हमें दी गई थी। सरकार ये भी तो स्प्रेड कर दी थी साथ में कि टेंशन मत लो, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, अपना घर में रहो, मतलब हर प्रकार की सपोर्ट चाहिए। उसके ऊपर भी गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही थी ताकि लोग के लिए अवेयरनेस फैला रही थी, लोगों को समझा रही थी, समझ रहे हो, ये सब मिलाकर है। अगला है इसमें लास्ट की, आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए और साफ सफाई की सुविधा होनी चाहिए। अगर इन पे पैसा खर्च हो रहा है तो आपकी हेल्थ अपने आप अच्छी हो जाएगी। समझ में आ गया, पहला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। दूसरा टॉपिक देख लो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये क्या होती है भाई, ऑन द जॉब ट्रेनिंग? ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है काम के साथ साथ ट्रेनिंग। ठीक है। दो प्रकार की ट्रेनिंग होती है, एक ऑफ द जॉब और एक ऑन द जॉब। कॉमर्स वाले ये बिजनेस स्टडी में पढ़ते होंगे इसको, लेकिन हमें यहाँ पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे ध्यान देना है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग जल्दी समझ में आता है, थोड़ा रिस्की स्टांस तो होता है लेकिन जल्दी समझ में आता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है, एक एग्जांपल ले लो मैकेनिक का। भाई एक मैकेनिक जब काम सीखता है तो क्या करता है, वो किसी एक्सपर्ट स्किल जो बंदा होता है, जो स्किल्ड मैकेनिक होता है, उसको देखता है, उसके पहले एक सपोर्टिव रूप में उसके यहाँ काम करता है, और धीरे धीरे हेल्पर कह लो उसको, कि हेल्पर की तरह काम करता है, और धीरे धीरे उसको काम करता देख देख के खुद भी क्या हो जाता है, स्किल्ड हो जाता है। राइट। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे कौन खर्चा करेगा भाई, ऑर्गेनाइजेशन करेगी ना खर्चा। मैंने कहा था ना कि इस पे ये जो फैक्टर मैं बताने जा रहा हूँ इन पे खर्चा सब करते हैं, इंडिविजुअल भी, ऑर्गेनाइजेशन भी और गवर्नमेंट भी। तो भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये खर्चा कर रही है, अगर वो खर्चा कर रही है तो लेबर को जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि वो रियल वर्क के साथ डायरेक्टली जुड़ जाता है। कई बार आपने स्कूल और कॉलेजेस में भी देखा होगा कि वहां से क्या करते हैं, ट्रेनिंग के लिए कंपनियों में भेजा जाता है डायरेक्ट। ठीक है। कई एजुकेशन ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे एमबीए की पढ़ाई जो लोग करते हैं तो उनको कंपनियों में डायरेक्ट भेजा जाता है, एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने के लिए। वो जाते हैं वहां काम देखते हैं, वो भी एक प्रकार की उनकी क्या होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। पढ़ लेते हैं क्या है, द वर्कर में बी ट्रेन्ड इन द फॉर्म itself अंडर द सुपरविजन ऑफ स्किल्ड वर्कर, जो मैंने मैकेनिक वाला एग्जांपल दिया। या वर्कर में बी सेंट फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, ऑफ कैंपस ट्रेनिंग चले जाते हैं। एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग द ऑन द जॉब इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज द रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ एनहेंस द लेबर प्रोडक्टिविटी विच इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ इट। अब मान लो आपने जॉब पे खर्चा कर दिया, अब कई लोग बोलेंगे यार ये खर्चा हम क्यों करें। एक कंपनी कहती है मेरे 10,000 करोड़ खर्च हो जाते हैं हर साल जब मैं ये ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन उसको समझाने वाले लोग समझाएंगे 10,000 करोड़ करोड़ खर्च होते हैं, लेकिन आपके 12,000 करोड़ का आपको बेनिफिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लेबर स्किल्ड हो जाता है। अगर वो स्किल्ड नहीं रहेगा तो चार सामान बनाएगा, एक खराब करेगा, ये भी तो नुकसान है ना बेटा। तो मिलने वाला बेनिफिट ज्यादा हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए ये खर्चा करना चाहिए, और अगर ज्यादा खर्चा ये कंपनियां कर रही हैं तो फिर वो ह्यूमन कैपिटल के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है। तो अगला टॉपिक देख लो, माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है बेटा, ये माइग्रेशन पे खर्चा कौन करता है, माइग्रेशन पे खर्चा कंपनियां भी करती हैं और हम भी करते हैं। कैसे? जैसे हमें दूसरी जगह जाना है, एक माइग्रेशन मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना। राइट। सपोज करो एक व्यक्ति है जो दिल्ली का है और दिल्ली से वो जाकर कोलकाता जाकर अपनी एजुकेशन लेना चाहता है, तो क्या होगा बेटा, जाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा, वहां रहने का लिविंग खर्चा आएगा, बहुत सारे खर्चे आएंगे। उनमें से एक खर्चा होता है साइकिक कॉस्ट, यानी कि वहाँ इमोशनली जो हर्ट हो जाएगा, है रात रात में उसे मम्मी पापा के सपने आएंगे, पड़ोस वाला रिंकू याद आएगा, होता है ना कि हम दूसरी जगह चले आते हैं तो शुरू में वहाँ एडजस्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो भाई ऐसे में ये सारी कॉस्ट उसकी आती है, लेकिन आपको पता है फिर भी अगर वो वहां रह जाता है, ये कॉस्ट वो बेयर कर लेता है, खर्च कर देता है, तो एट द एंड जब उसे नौकरी मिलेगी, या फिर अगर वो किसी नौकरी के पर्पज से गया ही है, तो जो पैसा मिलेगा वो इस कॉस्ट से ज्यादा होगा, बाद में वो खुश रहेगा। ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, टेक्निकली जो क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, डॉक्टर इंजीनियर, माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी कंट्री में, या भारत में समझ लो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में। माइग्रेशन में इन्वॉल्व कौन सी कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन, लिविंग कॉस्ट जो वहां रहने की होती है, और एक साइकिक कॉस्ट। साइकिक कॉस्ट वही बताए, इमोशनल, मम्मी पापा की याद आना, है ना। और एक यहाँ पर ना एक सोशियो कल्चर सेटअप होता है, स्ट्रेंज नया सोशियो कल्चर सेटअप मिलता है। सपोज करो कोलकाता चले जाओ, बंगाली बांग्ला बोल रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा यार, तो ये भी झेलना पड़ता है, ये सब कॉस्ट होती है, लेकिन एट द एंड क्या होता है, फायदा होता है। देखो ये लिखा है, द एनहेंस अर्निंग इन द न्यू प्लेस। जब आप नए प्लेस पे जाते हो और जब कमाई शुरू होती है तो वो ज्यादा होती है, और वो आउटवेट कर देती है कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन, जो हमने खर्चा किया उससे ज्यादा मिल जाता है। राइट। तो ये भी है कि माइग्रेशन पे कितना खर्चा हो रहा है, जितना ज्यादा खर्चा होगा लेबर उतना अच्छा होगा। अगला इन्फॉर्मेशन पे, इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भी करते हैं इन्फॉर्मेशन पे, सरकार भी करती है इन्फॉर्मेशन पे, और ऑर्गेनाइजेशन भी करती है। कैसे सर? देखो हम कैसे खर्च करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में हमें एडमिशन लेना है तो हम पहले उसकी जानकारी निकालते हैं, किसी काउंसलर के पास जाते हैं, या फिर आपको कॉलेजेस में मान लो कि ओवर द इंटरनेट आप कोई जानकारी ले लेते हैं, पहले से पड़े हुए फीडबैक। भाई टाइम दे रहे हो तो आप, कई बच्चे कहेंगे सर इंटरनेट वहाँ तो हम जो ऑनलाइन जानकारी ले लेते हैं वहाँ पैसा थोड़ी खर्च होता है। अरे यार वो तुम्हारा जो इंटरनेट का पैकेज आपने ले रखा है वो तो खर्च हो रहा है ना सर्फिंग करने में, उन सब चीजों को
डाटा निकालने में, तो ये सारा खर्चा है। ठीक है, वहाँ टाइम जो दे रहे हो आप वो भी सारा खर्चा है जानकारी लेने के लिए कि कौन सा इंस्टीट्यूट मेरे लिए अच्छा है या कौन सा कोर्स मेरे लिए अच्छा है, राइट। ऐसे ही कंपनी भी खर्चा करती है, बड़ी बड़ी जो रिक्रूटर एजेंसी होती है ना, जैसे Naukri.com, इनको हायर करती है। क्यों हायर करती है? ताकि इनसे अच्छे लेबर की जानकारी उन्हें मिल सके कि कौन सा लेबर अच्छा है। ये लोग पहले से ही छांट लेते हैं अच्छे लोगों को और रिकमेंड कर देते हैं कंपनी के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन पे खर्च करती है। सपोज करो कोई नई टाइप ऑफ टेक्निक्स आ गई, तो गवर्नमेंट इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पे खर्च करती है, भाई ये कैसी टेक्नोलॉजी है, इसको हमारे देश में लाया जाए, राइट। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पे खर्चा अच्छा होगा तो ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा। देखो क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर एंड इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी टू मेक द डिसीजन रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, कि भाई ह्यूमन कैपिटल में कितना हमें इन्वेस्ट करना है उसके लिए पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये भी लिखा है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो जाएगा, जो हमारा ह्यूमन कैपिटल का स्टॉक है हम उसका अच्छा यूज कर पाएंगे अगर सही जानकारी होगी तो। और फॉर एक्वायरिंग द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट इज ऑल्सो, यानी लेबर मार्केट कहाँ है, कहाँ से एम्प्लॉय मिलेंगे, ये भी इन्फॉर्मेशन पे खर्चा करके, जैसे मैंने रिक्रूटर एजेंसी का बताया, जो Naukri.com वाले इसकी जानकारी देते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमारे फिनिश हो गया ये वाला टॉपिक। इसका मतलब कि एक जो ह्यूमन कैपिटल है हमारी, वो अच्छी कब होगी, जब हम इन 5 चीजों पे खर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने बता दिया, एजुकेशन, हेल्थ, इंफॉर्मेशन, माइग्रेशन। ठीक है बेटा, ये सब चीजें हो गई। और क्या छूट गया क्या कोई एक? माइग्रेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है बेटा, तो अगर इन पे अच्छा पैसा खर्च करेंगे तो हमारा ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा। अब देख लो इसका रोल क्या है। पेपर में ना कई बार 2 नंबर में बोल देता है कि रोल बता दो ह्यूमन कैपिटल का इकोनॉमी डेवलपमेंट में क्या रोल है। बहुत बड़ा रोल है बेटा। बोथ गो हैंड इन हैंड। इकोनॉमी डेवलपमेंट पॉसिबल ही तभी है जब ह्यूमन कैपिटल अच्छी होगी। अगर आपकी ह्यूमन कैपिटल बेकार है तो डेवलपमेंट है नहीं। यानी बोथ गो हैंड इन हैंड का मतलब होता है को एग्जिस्ट करते हैं बेटा, ये साथ में, एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा। यानी दूसरा, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्निक। भाई अगर तुम्हारा लेबर पढ़ा लिखा है, स्किल्ड है, तो उसे टेक्निक की समझ होगी, जिससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, राइट। अगला, इनोवेशन पॉसिबल है यार। पढ़े लिखे लोग होंगे, अच्छे होंगे, तो नई नई इनोवेशन करेंगे, नई नई खोज करेंगे, जो कि अच्छा है बिजनेस के लिए, जिससे जीडीपी बढ़ता है देश का। आगे लिखा, हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी कि जब लेबर पढ़ा लिखा होगा उसका पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, पैसे भी ज्यादा आएंगे, तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड अपने आप बढ़ जाएगा। फिर पर कैपिटा इनकम अगर लेबर की अच्छी है, क्यों? क्योंकि वो स्किल्ड लेबर है, ह्यूमन कैपिटल अच्छा है वो, तो क्या होगा, वो एजुकेशन पे और हेल्थ पे अच्छा खर्चा अपने आप ही करेगा। ठीक है बेटा, तो ये रोल हो गया उसका हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अगला, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, दोनों टर्म को समझो बेटा। ह्यूमन कैपिटल कहता है हेल्थ एंड एजुकेशन पे खर्चा करो। किस पे करो? हेल्थ एंड एजुकेशन पे। हेल्थ एंड एजुकेशन पे आप खर्चा करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। और ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? ये ह्यूमन डेवलपमेंट ये बताता है कि भाई हेल्थ एंड एजुकेशन इंटीग्रल पार्ट है लाइफ का। यानी कि आप चाहे कहीं लेबर हो ना हो, कहीं नौकरी कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन आपकी हेल्थ और एजुकेशन तो अच्छी होनी चाहिए। बस दोनों में डिफरेंस है ये। देखो, ह्यूमन कैपिटल मानता है एजुकेशन एंड हेल्थ मीन्स टू इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी, इससे लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कहता है भाई एजुकेशन और हेल्थ तो इंटीग्रल पार्ट है किसका? ह्यूमन वेलबींग का। और ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, अब देखो, हाँ पहले ये यहां तक देख लेते हैं कि यानी कि ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है उसका इंटीग्रल पार्ट होता है एजुकेशन एंड हेल्थ। यानी उसके पास एजुकेशन और हेल्थ तो होनी चाहिए, इसके बिना तो इंसान क्या कहलाएगा? जानवर। ठीक है, चलो। अब ये अगला टॉपिक इसमें देखते हैं क्या है, कि ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। अब देखो, एजुकेशन वाला जो पॉइंट था जो मैं बता रहा था कि उस पर सरकार कितना खर्चा कर रही है, वो यहाँ देख लो उसको। कैसे पता लगता है कि भाई एजुकेशन सेक्टर अच्छा काम कर रहा है हमारे यहाँ? दो चीजों का पता कर लो। अगर आप एक्सपेंडिचर देख लो कि एजुकेशन पे सरकार का एक्सपेंडिचर क्या है, बजट में वो कितना पैसा एजुकेशन के लिए अलॉट कर रहे हैं। और दूसरा ये देख लो कि भाई ह्यूमन कैपिटल की वजह से जीडीपी में कितना ग्रोथ आ रहा है। ठीक है, यानी ह्यूमन कैपिटल का रोल पता लग जाता है। जीडीपी अगर बढ़ रही होती है तो पता लगता है हाँ ह्यूमन कैपिटल अच्छी है। एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ह्यूमन कैपिटल, राइट। अब देखो क्या क्या किया गवर्नमेंट ने। 2009 में गवर्नमेंट ने आरटीई बना दिया, राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट बना दिया। ठीक है, इसे क्या किया, फ्री एजुकेशन दे दी। ठीक है, कैसे एक मतलब फ्री एजुकेशन, मतलब कि एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बना दिया। ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर। ठीक है बेटा, यानी इस ग्रुप के जो लोग हैं उनके लिए एक अधिकार है उनका, अगर वो पढ़ना चाहे तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता, सरकार फ्री में उनको शिक्षा देगी। और क्या सरकार लाए? उन्होंने बोला जितने भी सेंट्रल टैक्सेस है ना, सेंट्रल मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स हैं, उस टैक्स के ऊपर 2% का एजुकेशन सेस लगाया जाएगा, और वो जो पैसा आएगा एलिमेंट्री एजुकेशन पे, प्राइमरी के एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। ठीक है बेटा। और क्या बनाया बेटा गवर्नमेंट ने आरटी के साथ साथ नेशनल लिटरेसी मिशन चलाया, सर्व शिक्षा अभियान चलाया, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री एजुकेशन चलाया, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चला दिए, मिड डे मील की स्कीम ले आया। मतलब बहुत सारे सरकार इस तरीके की योजनाएं लेकर आ रही है जिससे लोग एजुकेशन करवाएं, यानी सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है एजुकेशन पे। ठीक है बेटा। अगला, सेकेंडरी एजुकेशन भी लेकर आए, जैसे कि नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय। ठीक है बेटा, जहाँ पे एनसीईआरटी से पढ़ाई होती है। अगला, हायर एजुकेशन, ये देख लो। हायर एजुकेशन क्या मतलब होता है बेटा? जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, प्रोफेशनल, टेक्निकल, है ना, एजुकेशन जो होती है वो मिलती है। तो ये कौन कराता है यहाँ पर? इसके लिए सरकार ने सेटअप कर रखे हैं क्या? यूजीसी, इग्नू, एआईसीटी, आईसीएमआर, एटसेट्रा। यूजीसी क्या होता है बेटा? यूजीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सुन लो और लिख लो, कहीं नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आ सकता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन,
या फिर आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, सुन लो बस। इग्नू की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। AICTE, ये क्या होता है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। क्या होता है बेटा? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और अगला है ICMR, इसका नाम आपने कोविड पीरियड में बहुत सुना होगा। ICMR ये क्या होता है बेटा? ये है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, ये हायर एजुकेशन के लिए काम करते हैं, इनके में एक नंबर का फुल फॉर्म आ सकता है, राइट। ये टॉपिक में हमारा खत्म हो गया। और भी देखो सरकार ने ये भी खर्चा किया है कि टोटल 23 IITs, 31 NITs, 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सो ऑन, इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अच्छा है, ये पेपर में एक नंबर में पूछ सकता है। अटल इनोवेशन मिशन, ये सरकार ने 2016 में इसको लेकर आए। इसका मेन उद्देश्य क्या था बेटा? इट एनकरेज द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी किसको एनकरेज करता है? इनोवेशन को, नई नई खोज करो, और एंटरप्रेन्योरशिप को, भाई बिजनेस करो। सरकार का ये उद्देश्य था, राइट। ओके, अब आगे चलते हैं। क्या प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में? हमारे यहाँ पर ह्यूमन फॉर्मेट, मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेट क्यों नहीं हो पाती? उसकी संख्या तेजी से क्यों नहीं बढ़ पाती? क्यों जी? सबसे पहला कारण है पॉपुलेशन। भैया पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि इस पॉपुलेशन को खिलाने के लिए खाना पीना, बेसिक चीजें नहीं मिल पाती भाई। तो पढ़ाई लिखाई कहाँ से करेंगे? हेल्थ पे कहाँ से ध्यान देंगे? ठीक है। दूसरा है हाई रीजनल इम्बैलेंसेस। हाई रीजनल इम्बैलेंसेस का क्या मतलब होता है? जैसे बिहार देख लो, फॉर से एग्जाम्पल के लिए, भाई बिहार के अंदर और दिल्ली के अंदर अगर फर्क देखोगे तो रीजनल इम्बैलेंसेस होता है। दिल्ली ज्यादा डेवलप है, बिहार कम डेवलप है। एक तो ये, दूसरा जेंडर इनइक्वलिटी। आज भी हमारे घरों में लड़कियों पे पढ़ाई पे कम पैसा खर्च किया जाता है, ठीक है। उनको मतलब ये समझा जाता है भैया इन्हें क्या करना पढ़ा लिखा के, ये तो क्या करेंगी, दूसरे घर जाना है इन्हें, इनका पति पढ़ाएगा इन्हें। तो मतलब जो भी है, ऐसी चीजें होती हैं, आज भी कुछ थिंकिंग है जिसकी वजह से जेंडर इनइक्वलिटी है और कैपिटल फॉर्मेट नहीं हो पाती। अगला है ब्रेन ड्रेन। ये तो भैया कुछ बड़ा ही कारण है। सरकार खर्च करती है, जैसा मैंने आपको बताया कि सरकार खर्च करती है माइग्रेशन पे, या सरकार खर्च करती है एजुकेशन पे, सरकार खर्च करती है हेल्थ पर। हम लोग बहुत सारा खर्चा गवर्नमेंट हमारी करती है इन सारी चीजों पे, ताकि ह्यूमन कैपिटल अच्छी हो सके। लेकिन होता क्या है? बंदा क्या करता है? पढ़ाई लिखाई करके चला जाता है अमेरिका। उसी को बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। यानी कि जो ब्रेन था वो ड्रेन हो गया जी, कहाँ पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया। तो क्या हुआ? सारा खर्चा हमने किया, वो यहाँ चला गया, तो ह्यूमन कैपिटल यहाँ की थोड़ी अच्छी होगी, राइट। इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ भाई। ह्यूमन कैपिटल आप अच्छी कैसे, मतलब पढ़ा लिखे लोग भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा काम नहीं हो पाता, ह्यूमन कैपिटल का यूटिलाइज नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसकी प्लानिंग ही सही नहीं है। कैसे? मान लो एक दुकान पे 4 लोग चाहिए, वो बंदा एक ही बंदा रख के काम चला रहा है, उसी को पीस रहा है, उसे पसीने आ रहे हैं, वो पसीने टपक रहे हैं उसके खाना बनाने में। ये सब क्या होता है बेटा? ये अच्छी प्लानिंग नहीं करोगे तो ह्यूमन कैपिटल अच्छा होते हुए भी बेकार हो जाएगा। और कई जगह ऐसी होती है, चाहिए 2 लोग, उसने 4 रख रखे हैं, पता ही नहीं होता उनको, पता ही नहीं कि कितना ह्यूमन कैपिटल की प्लानिंग क्या चीज होती है, राइट। अगला हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी बहुत बड़ा कारण है। गरीब आदमी क्या करेगा? पढ़ाएगा वो? खुद ही सोचो, क्या गरीब आदमी पढ़ाने पे खर्चा करेगा या मेडिकल पे ज्यादा खर्चा करेगा? कुछ नहीं करेगा। वो क्या करेगा भैया? बच्चा पैदा होते ही थोड़ा सा बड़ा होगा, वो 8-10 साल का, चल बेटा नौकरी पे लग गया, उसको नौकरी के लिए बोल देगा। गरीबी के कारण ह्यूमन कैपिटल अच्छी नहीं हो पाती। और अगला है लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बच्चों, तुमने देखा होगा, बात करते हैं यार हमने साइन थीटा कॉस थीटा पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया, कहीं काम तो आई नहीं रहा। तो ऐसा ही है, हमारा जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है, यानी एकेडमिक स्टैंडर्ड है, पढ़ाया कुछ और जाता है, और जब हम प्रैक्टिकली उन चीजों को करने के लिए, नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो वहां कुछ और ही मिलता है। तो इसीलिए लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जो हमारे यहाँ का एकेडमिक स्टैंडर्ड है वो लो है, मैच नहीं करता रियलिटी से। ठीक है बेटा। अब देखो जो मैं बता रहा था कि हाइलाइट्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर, जो नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, 5-3-3-4, 15 साल, जैसे आप भी पढ़ते हैं तो ये भी 15 साल का ही है। लेकिन इसके अंदर क्या किया गया कि शुरू में ये जो 5 साल है ना शुरू के, इसको खेल कूद तरीके से आपको सिखाया जाएगा। फिर 3 साल है, थोड़ा सा जमा घटा सिखा दी जाएगी। बाकी 3 साल है तो थोड़ा टफ दिया जाएगा। फिर यहाँ पर हायर एजुकेशन दे दी जाएगी 4 साल में। मतलब ये स्कीम लेकर आई है गवर्नमेंट पढ़ाने के लिए। एलिमेंट्री एजुकेशन में मिड डे मील, ये सब मैंने पहले ही बता दिया। सेकेंडरी में बता दिया, दोबारा रिपीट हो गया है। हायर एजुकेशन में ये चारों के फुल फॉर्म याद कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाओ जरा लास्ट टॉपिक इसका। लास्ट टॉपिक है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। क्या प्रॉब्लम है बेटा? अभी तो ऊपर पड़े ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की क्या प्रॉब्लम थी, अब आती है एजुकेशन की भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे लोग, जो मतलब क्या ऐसी समस्या है कि लोग एजुकेट नहीं हो पा रहे। तो पहला है इनएडुकेट वोकेशनलाइजेशन। अब ये वोकेशनल, आपने देखा होगा स्कूलों में आजकल वोकेशनल कोर्स चल रहे हैं। किसी को मैकेनिक का कोर्स कराया जा रहा है, किसी को वो फ्रिज वगैरह या AC फिटर, ये वाला कोर्स कराया जा रहा है। लोगों को एक स्किल दिया जा रहा है, लेकिन ना वो इनएडिक्वेट है। कैसे इनएडिक्वेट है सर? देखो, अब सपोज करो एक बंदे को मैकेनिक का आपने कोर्स दे दिया, वो मैकेनिक सीख रहा है, हाँ 4 स्ट्रोक इंजन ये होता है, 3rd स्ट्रोक ये होता है, लेकिन वो सारे स्ट्रोक इंजन सीख तो ले रहा है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल ही नहीं रहा। किताबी ज्ञान ले रहा है वो। और फिर मैंने आपको बताया किताबी ज्ञान अलग होता है, प्रैक्टिकल चीजें अलग होती है। और जब वो जाएगा दोबारा से काम करने के लिए किसी कंपनी में, तो फिर पता लगेगा यार उसे एज ए ट्रेनी काम करना है। क्यों? क्योंकि काम आता ही नहीं है। तो जो हमारे यहाँ वोकेशनलाइजेशन हो रहा है एजुकेशन का, वो लेकिन अभी इनएडुकेट है। दूसरा है जेंडर वाइज, वो मैंने आपको बता दिया, लड़का लड़की में भेद है, पढ़ाना लिखाना। लड़कियों को बोलते हैं भाई वो पढ़ लिख कर क्या करेंगी, उन्हें कौन सा तीर मारना है, ऐसे ऐसे दुनिया भर के डायलॉग बोलकर लड़कियों को बुलाता है तुम घर बैठो खाना बनाओ।
ठीक है। अगला है लो लेवल ऑफ रूरल एक्सेप्टेबिलिटी यानी एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि गांव वगैरह में ये चीजें एक्सेस नहीं कर पाते लोग, उनको पढ़ाई लिखाई एजुकेशन और ये जो हमारा हेल्थ है, इन सब चीजों की पहुंच उनसे दूर होती है, जिसके कारण ऐसा हो जाता है। और चौथा है लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है लेकिन ये भी फैक्टर है कि गवर्नमेंट बजट में जब आप देखते हैं तो बहुत छोटा सा पोर्शन एजुकेशन पे खर्च किया जाता है। ठीक है बेटा। तो ये हमने पढ़ लिया, हमारे सामने एजुकेशन आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक अच्छी हेल्थ देना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है। तो चैलेंज से रिलेटेड 4 चैप्टर हम पढ़ेंगे, इसमें एक चैप्टर और भी था वो हटा दिया गया, खैर उसकी चर्चा ही नहीं करनी है। यहाँ तक ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, कोई क्वेरी होगी तो जरूर पूछना। अब अगले चैप्टर हम लेकर आएंगे जल्दी से ही, छोटा चैप्टर मैंने बना दिया है। जैसा मैंने पहले कहा, कान में अपने हैंड फ्री लगाओ और मेरी बात को बस सुन लो, ये चैप्टर अपने आप क्लियर हो जाएगा, 3-4 नंबर पक्के हैं। ठीक है बेटा।